और इस वक्त हम आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि कल हमारी वैसे भी काफ़ी ईसीसी भी थी, काफ़ी चीज़ें थी कि आज हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो ये बेसिकली ये जो इस वक्त इकनॉमिक इश्यूज जो कल रेज की गई, अदरवाइज भी हम आपको फैक्चुअल पोजीशन जो है वो शेयर करेंगे। ओवरऑल आई वुड से कि पीटीआई जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी, मिस रिप्रेजेंटेड थी, और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे जो उन्होंने नंबर दिए। मैं आपको अभी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। कंपैरिजन जो थे वो फैक्चुअली कई जगह पे इनकरेक्ट थे और डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट थे। तीसरी जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो इकोनॉमिक सिचुएशन सिंस अप्रैल 2022 वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है कि जो एक लेगेसी नई गवर्नमेंट को मिली कि मिला क्या पीडीएम की गवर्नमेंट को, और आप उसी के साथ दैट विल बी डिनोमिनेटर फॉर कंपैरिजन। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने नहीं देखा। इसी तरह इसने इग्नोर किया कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है जो कि कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और इसी तरह एक बिगेस्ट जो हमारी आई है कैटास्ट्रफी सैलाब की सूरत में, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। तो उसको भी जाहिर है कि जब आपने एक फेयर एनालिसिस कंपैरिजन करना है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मद्देनजर रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, और इसी तरह आपने देखा होगा कि रिसेंटली आईएमएफ ने जो कि प्रोजेक्टेड था कि जी जो ग्रोथ होगी वो पिछले साल की 2021 की 6% थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सस्टेन करेगी। दे हैव ऑलरेडी प्रोजेक्टेड आईएमएफ ने कि इट विल बी डिक्लाइन टू 2.7 को 3 दिन पहले आपने आईएमएफ की एमडी का स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी कि 1/3 ऑफ द ग्लोब will be in serious recessionary problem during the year 2023. तो obviously पाकिस्तान is no exception. तो कुछ चीज़ें जो फैक्चुअली कल मिस स्टेट की गई, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके तवज्जो से। और आपको पीटीआई ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो was 7.6% ऑफ जीडीपी इन फिस्कल ईयर 2018 जब पीएमएल हुकूमत ख़त्म हुई। दिस इज टोटली रॉन्ग, factually incorrect. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. Second, जो उन्होंने claim किया कि fiscal deficit was reduced to 5.5% of GDP by increasing taxes from 3.7 trillion to 5.5 trillion in a single year. हालांकि ये उनका कल का claim था। The ट्रूथ इज कि 2019 में जब फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली उन्होंने इंक्रीज किया टू 7.9%, वी लेफ्ट इट एट 5.8 इन फिस्कल ईयर 19, दे एक्चुअली इंक्रीज इट टू 7.9। और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देयर वाज अ रिडक्शन, वी लेफ्ट इट एट 3,843.8 billion, लेट्स से 3,844, दे एक्चुअली हैड एंड द नंबर फाइनल जो कि रिकनसाइल्ड है, फाइनल हो चुका है, उन्होंने अपने उनके नंबर्स में भी आ चुका है जो उन्होंने सर्वेस दिए, 3,828 या 3,829 बिलियन कह लें। तो इसमें भी 0.4% की जो रिडक्शन थी। ये अलहदा बात है कि आई एम श्योर आपने वो स्क्रीन शॉट्स सेव की होंगी कि क्लेम ये था कि अगर आप हमें इलेक्शन लेके जितवा दें तो हम 1 साल में हम इसको डबल करेंगे। पीएमएलएन ने करीबन 5 साल में डबल किया रेवेन्यू कलेक्शन, हम 1 साल में डबल करेंगे। और जो करीबन 4,000 अरब से ज़्यादा नीचे था, आगे चल के नंबर आपसे शेयर करेंगे, वो कौम से वादा ये किया था कि 1 साल में हम 8,000 अरब पे ले जाएंगे। वो दैट वादा कभी वफा नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते 42 महीने में भी वहाँ नहीं पहुँच सके। तो विल कंपेयर द नंबर्स आगे चल के। नेक्स्ट प्लीज। इन्होंने क्लेम किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई 1.5% एंड इन्फ्लेशन रोज टू 10.5%। अगेन मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बाय पीटीआई। लेट्स गो थ्रू नंबर्स क्या थे। द इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 6.1% थी इन फिस्कल ईयर 2018। अगर आपको याद हो, फिर अपना प्लानिंग मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये हमारा जो प्रोविजनल फिगर था वो 5.8 था, और इन्होंने आते ही उसको सबसे पहले अवाम को गुमराह करने के लिए इन्होंने रिवाइज करके कहा जी
5.3 था, 5.3। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज किया और करते करते ये खुद 6.1% पे हमारा यकीन था कि इट विल क्रॉस 6%, क्योंकि वो आपको पता है कि पहले प्रोविजनल होता है, फिर रिवाइज होता है, फिर फाइनल होता है। तो वो नंबर जो था हमारा 6.1 अब इन्होंने अपने हाथों से किया अगले 2 सालों में, लेकिन इनिशियली कौम को मिसलीड करने के लिए उसमें नंबर गलत दिया। और इनका जो अपनी ग्रोथ थी वो अपना फिस्कल ईयर 19 में इट डिक्लाइन टू 3.12%, और उसके बाद आपको पता है कि सेकंड ईयर में तो इट वाज नेगेटिव। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की ये बात कर रहे हैं वो हमारी जो थी वो 4.7 थी इन फिस्कल ईयर 2018, दैट्स वेयर PMLN हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट, और ये इंक्रीज होके ये 6.8% पे गई फिस्कल ईयर 2019 में। और अगर ओल्ड बेस, अगर आपको याद हो, इन्होंने एक अकाउंटिंग को रीबेस किया था, अकाउंट्स रीबेस किए थे, नेशनल अकाउंट्स, उसकी वजह से ये 7.3 होनी चाहिए थी अगर पुराने नंबर्स होते, तो इन्होंने रीबेस करके वो 6.8 पे ले गए चले। लेकिन इन आइदर केस कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसमें, यानी तबाही की और नेगेटिव उनकी परफॉर्मेंस थी। इन्होंने ये भी किया कि जी PTI ने 20 से 18 में डिस्काउंट रेट जो था वो 325 बेसिस पॉइंट्स जो इंक्रीज किया। PTI गवर्नमेंट ने जब चार्ज लिया तो पॉलिसी रेट जो था वो 7.5 था, जब PMLN ने छोड़ा तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा उस वक्त ये 5.5% था। आई एम टॉकिंग जून 2017। जब शाहिद काका नवाजी साहब ने अपना टेन्योर हैंड ओवर किया तो इट वाज 6.5%, और जब केयर टेकर ने हैंड ओवर किया, आई एम बीइंग फेयर टू PTI, मैं ये भी कह सकता 6.5 है, लेकिन उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने 7.5 को किया। ये 7.5 को 13.25 पे ये जुलाई 19 तक ले गए, और इसकी इंक्रीज 325 बेसिस पॉइंट्स नहीं थी, ये करीबन 5.75% या 575 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज थी। तो इसलिए इनकी ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही नहीं है। अगली स्लाइड पे चले भाई। ये इन्होंने मुख्तलिफ कल कुछ चीज़ों का कहा है कि जी क्लेम जो स्टेटमेंट थी कि PDM केम इनटू पावर एंड प्राइसेस ऑफ आटा, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ईटेबल्स, टोमेटो, घी, लेंटिल्स आर ऑल हैव इंक्रीज 100 से 200%। हाँ, ये इन पे जरूर अप्लाई करती है। इफ यू कंपेयर, उस पे आते हैं बाद में 2018 टू 2022, देन यू सी कि कितनी तबाही हुई। दवाइयों की कीमतें 300 से 500% बढ़ी। कोई ऐसी ईटेबल चीज नहीं थी जिसकी दुगनी ना हुई हो। इन पे तो अप्लाई करता है, लेकिन हमने आपको इस हुकूमत ने जो एंड ऑफ मार्च से टेक ओवर किया और एंड ऑफ दिसंबर तक, मैंने ये नंबर्स ले लिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वीट की कीमत में इस करीबन 8 महीने में 33% इजाफा है। कुकिंग ऑयल में 21% है। जो दाल है मसूर की 19.5%, मार्च की दाल 35.8, ग्राम जो है 36.8, जो टमाटर हैं 13.7%, पेट्रोल 47, वो भी कर्टसी जो PDM मान गए थे और नहीं किया, फिर हमने आगे उसमें बाद में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली वेंट अप टू 50 यूनिट्स, ओनली 0.5%, और वेजिटेबल्स घी जो है 14.9%। नंबर्स ये हैं, यू कैन इंडिपेंडेंटली चेक, लेकिन उन्होंने कहाँ से नंबर 100 से 200% का कहा है? इट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट विच इज एक्चुअली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये भी कहा कि हमने जी 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। नाउ दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। द एक्चुअल डाटा शोज, जो ऑफिशियल डाटा है, कि 3.2 मिलियन जॉब जो है वो हर टर्नओवर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं, और जो टोटल जॉब्स क्रिएट हुई हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल बिटवीन 2019 टू 2022 वो 3.2 मिलियन है, 5.5 मिलियन नहीं है। अब मैं आपको ज़रा इनके वो लेके चलता हूँ जी, जो रेवेन्यू और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ कि आप अपना टेन्योर हमने दिया है 2013-14, जब हमने टेक ओवर किया तो ये हमारा पहला साल था, जो कि 12-13 जो था करीबन 1946 अरब पे हमने क्लोज किया था जब टेक ओवर किया। उसको हम पहले साल में 2255, फिर 2590, फिर 3113, फिर 3386, फिर 3844। दैट्स वेयर PMLN गवर्नमेंट हैंडेड ओवर दिस रेवेन्यू, जिसको कहते थे मैं एक साल में 8000 करूंगा और डबल करूंगा। अब आगे मैंने इनके नंबर आपको दे दिए। पहले साल में नेगेटिव 3829, दूसरे साल में मार्जिनल इंक्रीज 3998,
तीसरे साल में इंक्रीज हुई है 4,745 और चौथे में 6,148 और यहाँ वो छोड़ के चले गए। हम चूंकि इस वक्त 6 महीने के इस गवर्नमेंट का डाटा जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं इस फिस्कल ईयर का। इस गवर्नमेंट ने इस 6 महीने में फिस्कल ईयर जो अभी 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ है आधा 3,429 अरब कलेक्ट किया है एज कंपेयर टू उनके जो पिछले साल 6 महीने थे आखिरी जुलाई टू दिसंबर 2,920 अरब था, विच मीन्स कि 17.5% की ग्रोथ FBR ने दी है। दी ओवरऑल टारगेट जो है वो हमारा इंशाअल्लाह फिस्कल ईयर 2023 का जो है 30 जून 2023 तक वो इस साल का 7,440 अरब है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो मैंने राइट साइड पे दिया है। ये हमने जब टेक ओवर किया तो ये हार्डली एनीथिंग था, लेकिन पहले साल में 351, फिर 515, फिर 598, फिर 740, फिर 972, फिर 11 जो हमने 972 पे छोड़ा। इन्होंने उसको इंक्रीज करके 1419 पे लेके गए आखिरी साल तक। हमने अभी 400 बिलियन की उसमें इंक्रीज आके अनाउंस किए इस फिस्कल ईयर में। फ्रॉम 1419 इंशाल्लाह विल टेक इट टू 1819 अपना बिलियन रुपीज इंशाल्लाह, which is 1.819 trillion with an increase of 400 billion in this fiscal year of this government. तो अगर आप इनका सिर्फ 6 महीने का डाटा लेना चाहें तो मैंने पेश कर दिया है कि इनके जुलाई नवंबर लास्ट ईयर 5 महीने का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है, 6 का भी अवेलेबल नहीं है। वो है इनका था 488 बिलियन और हमारा है 664, इसमें भी 36% का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट, ये आपको FBR रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ GDP दिखा रहे हैं। ये बाय द वे ये रीबेसिंग का शिकार हुई है। ये भी हमारा डबल डिजिट था, इफ यू रिकॉल, तो हमारा डबल डिजिट था जब हमने छोड़ा है, लेकिन चूंकि रीबेस होके इन्होंने GDP ऊपर ले गए हैं तो ऑब्वियसली परसेंटेज वुड कम डाउन, लेकिन उसको उसी बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं। हमने 9% पे नए जो बेस है अकाउंटिंग बेस के बेसिस पे भी 9% पे लिया और करीबन 1% ऑफ द GDP इंक्रीज की 9.8। ये उसको पहले साल में 8.7 पे ले गए, इसके अपने नंबर्स हैं रीबेसिंग के बाद। दूसरे में 8.4, तीसरे में 8.5 और जाते जाते जो आखिरी साल था 9.2। दे स्टिल कुडंट मैच अवर इवन परसेंटेज टू रेवेन्यू कलेक्शन परसेंटेज टू GDP। इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर का मैंने आपको नंबर ऑलरेडी दे दिया है। अगली स्लाइड बेटा। ये है जी ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज द मेन कंपोनेंट इन द योर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसको जब हमने 16.6 बिलियन जब हमारा पहला साल था तो हमने इसको ट्रेड डेफिसिट छोड़ा 30.9 बिलियन पे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन्होंने उसी 30 बिलियन को 39.6 बिलियन पे अपने आखिरी साल में छोड़ा, विच मीन्स ऑलमोस्ट आप कह लें कि 9 बिलियन के करीब उसमें डॉलर 9 बिलियन डॉलर के करीब इंक्रीज करके ट्रेड बैलेंस इनको छोड़ा। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वी स्टार्टेड ऑफ आपके सामने है 3.1 बिलियन डॉलर, 2.85, 12.3, 19.2, जो हमारी एक नेगेटिव हमारे ऊपर मैसिव क्रिटिसिज्म किया PTI गवर्नमेंट ने पहले 3 साल में कि जी ये 19.2 पे ये करंट अकाउंट डेफिसिट ये ले गए थे। मैं नंबर को मानता हूं, लेकिन अब इन्होंने जाते जाते ये भी 17.3 बिलियन के ऊपर छोड़ के गए। अच्छा, मैं इनसे ये पूछता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ज़रब अज़ल लड़ी, उसको फाइनेंस किया, रद्दुल फसाद लड़ी, फाइनेंस किया, इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस की, उसको फाइनेंस किया, और उसके अलावा अपने सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो कौम और आवाम की प्रॉब्लम थी लोड शेडिंग, 18 घंटे शहरों में और 20 से 21 घंटे देहातों में, उसको खत्म किया। वो फ्री तो नहीं होती। वी शुड हैव डिसाइडेड कि वी वांट टू लिव इन स्टोन एज एंड कंटिन्यू विद 18 आवर्स लोड शेडिंग। फिर हमें आखिरी 2 सालों में वो 12 हमारी प्रोजेक्टेड क्या थी, वी विल हैव इन द फर्स्ट 3 years 12 बिलियन अपना करंट अकाउंट डेफिसिट पहले 3 साल, यानी एवरेज 4 आप वो गिनने आपके सामने है। पहले तो 11 बिलियन पे हमने पहले 3 साल खत्म की, 3.1, 2.85, हमारा 12 बिलियन का एस्टिमेट था कि वी विल डू 12 बिलियन इन 3 years, एवरेज ऑफ 4 बिलियन पर एनम। अगले में जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करने थे और करने चाहिए थे
पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए जो आपकी कैपिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रही थी, जो आपकी मशीनरी इंपोर्ट होती थी, उसके लिए पैसे तो देने थे ना अपनी फॉरेन एक्सचेंज से। उसकी वजह से हमारा भी इट वाज प्रोजेक्टेड, ये 12.3 पे गया। हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्शन थी आते ही वो हमारी करीबन 13 बिलियन के करीब थी आखिरी साल में। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ड्यू टू ये ऑल दीज सिक्योरिटी ऑपरेशंस और हमारी जो डेवलपमेंट नीड्स थी एक्सटर्नल पोर्शन, उसकी वजह से फिर ये एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ। लेकिन ये एक छोटा सा क्रेडिट वो लिया करते थे कि जी इन्होंने इतना कर दिया, मैंने इतना किया, लेकिन वो भी उसको बिल्कुल वॉश ऑफ करके गए हैं और 17.3 पे किया। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट, देखिए हमारा मुल्क जो है वो हमारी मेन प्रॉब्लम दो है, आगे चल के देखेंगे। ट्विन डेफिसिट कंट्री हम, बजट फिजिकल डेफिसिट भी है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। फिजिकल डेफिसिट पे फिर भी हम काबू पा सकते हैं जी, चलें रुपए चाहिए, और फॉर एक्स्ट्रा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है विच इज ऑब्वियसली द एक्सटर्नल अकाउंट, उस पे आपको प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली you have to either borrow or mobilize the external resources in foreign currency. तो हमने उसको मैसिवली अंडर सर्वेलेंस रखा हुआ है इस गवर्नमेंट ने, और ये गवर्नमेंट ने अपने पहले 5 महीने में, अभी ऑफिशियल फिगर 5 महीने के अवेलेबल हैं, चंद दिनों में 6 महीने के आ जाएंगे स्टेट बैंक से, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 5 महीने का टिल एंड ऑफ नवंबर $3.1 बिलियन है। इनका डबल से भी ज्यादा था, 7.2 बिलियन। इसमें ऑलमोस्ट 57% की रिडक्शन हुई है ना, विच इज ए गुड साइन, क्योंकि उतनी आपकी जो है रिक्वायरमेंट कम होगी। जो 9-10 बिलियन की बात हो रही थी कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज वेल अंडर कंट्रोल, एंड मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ 7-7.5 बिलियन में शायद हम इस साल को क्लोज कर सकेंगे। तो ये मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारा जो आखिरी साल था, जो कि एक मेन क्रिटिसिज्म होता था और मेन क्रेडिट लिया करते थे, वो ये था जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आसमान पे छोड़ के चले गए, और मैं तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। और एक तो खुद भी वो उसी तरह छोड़ के गए हैं। कोई लोड शेडिंग के लिए इम्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं की, कोई सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं की, कोई ज़रबे अज़ब नहीं लड़ी, कोई रद्दुल फसाद नहीं लड़ी। बताएं कौम को कि जी मैंने किस जगह पे ये 17.3% पे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट मिस मैनेजमेंट की वजह छोड़ा है। आगे चलें जी। या सही कह रहे हैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब, कह रहे हैं कंज्यूमरिज्म। तो ये है जी आपका एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के नंबर्स भी मैंने आपको पेश कर दिए हैं। ये भी मिस स्टेटमेंट की जा रही है कि जी हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस यानी नेग्लिजेंस थे, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ। ये ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नंबर्स देख लेते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ इन द फर्स्ट ईयर $25.1 बिलियन के ऊपर, आपके सामने नंबर है, एंड वी एंडेड अप 24.8 बिलियन। ये सेकंड एंड ओनली क्रिटिसिज्म जो हमारे खिलाफ होता रहा है कि जी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाए। ओके, रीजन बाद में देख लेते हैं। तो इसमें $300 मिलियन का सिर्फ फर्क हुआ है, और जब आप 24.8 को कंपेयर करेंगे अगले आने वाले 3 साल से, तो पहले साल में तो इनकी भी 500 मिलियन डिप हुई, 24.3 बिलियन। उससे अगले साल मजीद डिप हुई 22.5 मिलियन और बिलियन, और उसके बाद तीसरे साल में ये 25.6 पे रफली ये हमारे करीब आए, और चौथे साल में ये 32.5 बिलियन का नंबर है। लेकिन ये काइंडली जरा गौर जरूर करें, इसकी मेन वजह ये है कि 400 बिलियन रुपीस वाज गिवन एज टर्फ फाइनेंसिंग एट 1%, एंड इंडस्ट्री ऑल्सो एडेड अप 400-500 बिलियन। अगर आज हम भी कोई 1,000 बिलियन या 1 ट्रिलियन की फैसिलिटीज दे दें इंडस्ट्री लगवाने में, और तो आई एम श्योर के परहैप्स वी कैन हैव फर्दर इंप्रूवमेंट। तो ये एक स्टैंड अलोन नहीं है। जहां तक हमारा स्टैग्नेशन है, अगर आप कंपेयर करें, और आपको याद होगा कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस श्रंक, और उस वक्त प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें फायदा भी हो रहा था। हमें मसलन टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो वो $20-25 के करीब एवरेज जो मिल रही थी हमें, जो आज हमने 100 क्रॉस भी किया, ने 130 में भी खरीदी है, आज भी 80 से ऊपर है, $80। तो हमारा वो जो पीरियड था उसमें बेसिक जो रीजन थी ऊपर ना जाने की, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, विच वाइल वर नॉट हेल्पिंग अस इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। क्वांटिटी ज्यादा थी, आप क्वांटिटीज निकालें 2017-18 की हमारे आखिरी साल की और 2013-14 की जो, तो यू वुड फाइंड का क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन जो उसकी यूनिट प्राइस है वो कम होने की वजह से हम करीबन वहीं खड़े हैं।
आपको याद होगा कि हमने 10 जनवरी 2017 को IMF प्रोग्राम में ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव एनी सब्सिडी और एनी अच्छा मैं उसको सब्सिडी नहीं कहता। आपको याद होगा हमने 3 महीने सितंबर 2016 में IMF खत्म हुआ, हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एंगेज किया। वी डिड वर्किंग के उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उसमें कितना गवर्नमेंट टैक्सेस शामिल हैं, उनकी जो इनपुट्स हैं, तो वो किसी के 9.5 रुपए थी, किसी की 10 थी, किसी की 11 रुपए पर डॉलर कैलकुलेट होती थी। आई एम श्योर आपको याद होगा वो। और 10 जनवरी 2017 को मियां नवाजी साहब ने हमारी कैबिनेट मीटिंग में तमाम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एसोसिएशन के हेड्स को बुलाया, मैं उनके साथ था, और उस पर हमने 180 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट पैकेज दिया। और उनको हमने कहा जी, उन्होंने कहा जी हमें पहले कैप्चर करनी है मार्केट, हालात बहुत ख़राब रहे हैं और वो हमें आप 5-6 महीने दे। 1 जुलाई से आप हमें, अगर हम मिनिमम 10% इंक्रीज नहीं देंगे तो आप हमें ये रिबेट ना दे। मैं रिबेट नहीं कह रहा, उसका एक्चुअली हक है, ड्यूटी ड्रॉबैक। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट के जो इनपुट्स होते हैं उसमें ड्यूटी वापस होती है या टैक्स वापस होता है, जो भी गवर्नमेंट ड्यूज है। तो उस 180 बिलियन ने, जो कि फिर शायद खाकान अब्बासी साहब आया अगस्त में और मैं अभी दोबारा फाइनेंस में से ओथ लिया, तो 67 बिलियन और ऐड हुआ। उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर मलक परवेज मरूम भी साथ थे। उन्होंने मुझे कहा जी कि इंडस्ट्री क्रंच में है, आप या वो कर लें या 10 रुपए आर्टिफिशियल स्लाइड कर दे रुपए को, दे इन आइदर केस इट विल मेक अप। मैंने कहा कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो तो महंगाई का एक तूफान है, किसी से रुकना नहीं है, तो उधर मैं नहीं जाऊंगा। आई विल एग्री विद यू अनदर 67 with 247 billion rupees. You had 12.7% export growth in 2017-18. अगर उसी मॉडल पे चलते तो आप उसके साथ 16 साल गुजार सकते थे विदाउट क्रिएटिंग हैवक इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ महंगाई, जो कि ना इनका तजर्बा था, ना सोच थी, ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी, और जो आगे खुला छोड़ दिया रुपए को। सो मैं उसको कहता हूँ मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल्स, और उसने जो तबाही की है वो हम सबके सामने है। और वो और फिर इंटरेस्ट रेट आपस में वो उसका चोली दामन का साथ है, वो आगे जाता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, वो और आगे जाता है, फिर ये साइकिल चलता रहता है। साइकिल जो है अनफॉर्चुनेटली दैट वाज ऑन। तो दूसरी तरफ मैंने आपके इंपोर्ट्स के नंबर्स भी दे दिए हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन 12.3 बिलियन से 12.1 बिलियन है, which is 5 months figure officially available from State Bank, सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया, और वो भी रीबेसिंग के बाद। तो एक एट वन पॉइंट इफ यू रिकॉल, जिस सेकंड ईयर में जब इनका नेगेटिव जीडीपी गई थी, पहले इनका 0.439%, फिर 1% पे ये चले गए रिवाइज करके -1%। उस साल इन्होंने अच्छी खासी को 50 बिलियन का रिडक्शन कर दी थी जीडीपी के साइज में, और उसके बाद भी रीबेसिंग हुई, बहुत चीज़ें हुई। लेकिन ओवरऑल मैं कंपेयर करता हूँ, टू बी फेयर टू द कंपैरिजन थ्योरी, हमने अपने टेन्योर में 112 बिलियन डॉलर जीडीपी में इजाफा किया, इन्होंने सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया। तो आप परसेंटेज ले लें ग्रोथ की, आप जीडीपी की इंक्रीज इन रियल नंबर्स में ले लें, बोथ आर देयर। पर कैपिटा इनकम भी देख लें, पर कैपिटा इनकम जो है वो इन्होंने, हमने 1399 1389 से 1768 में हम लेके गए, विच वॉज 27.3% इंक्रीज इन अवर टेन्योर। इन्होंने सिर्फ उसमें $30 का इजाफा किया पर कैपिटा इनकम में 4 साल में। वो इनका जो ऑफिशियल नंबर जो क्लोज हुआ है $1798 पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की। ये मैं नहीं कह रहा, ये नंबर जो है दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियल, और इन्हीं के ज़माने में मोस्टली नंबर जो है वो फाइनल हो चुके हैं। ये नहीं है कि इसमें कोई और को डील कर रहा है इस वक्त स्टेट बैंक या कोई और अदारा। जी आगे चलें। ये जी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कहते हैं जी, हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग बहुत पाकिस्तान पे बिलियंस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये हमने जो आपको 2 चार्ट दिए हैं, इसमें हमारे टेन्योर में 17.1% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं कि पीटीआई की 15.1% टू जीडीपी है। दे आर अगेन बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर्स, मेरे जाती नंबर्स नहीं है। जी अगली स्लाइड बेटा। ये स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है। आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, पीएमएलएन जीत गई थी, उस दिन ही विद इन डेज
ये 19,916 पे जो उस दिन 13 मई को जो मार्केट थी, स्टॉक मार्केट, इट रोज टू ऑलमोस्ट 22,930 पॉइंट्स उस वक्त विद इन फ्यू वीक्स। लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंशियल है, जहां पीएमएलएन ने क्लोज किया है मई 13 से मई 18, उसका जो फर्क है वो 22,930 इंडेक्स में इजाफा है उसके यूनिट्स में। जो इनका अप्रैल 2018 से अप्रैल 22 तक जो इनका उस इंडेक्स में इजाफा है, जहां से इन्होंने टेक ओवर किया और जहां इन्होंने छोड़ा, वो इन्होंने 42,425 पॉइंट्स पे ली और 44,445 पॉइंट पे छोड़ी, जिसका मतलब है कि इन्होंने 4 साल में स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में 2020 जो है नंबर का इजाफा किया एज कंपेयर टू 10 टाइम्स 22,930। अभी मैं रिसेंटली डेवलपमेंटल रीट अभी हुई है, और जो डेवलपमेंटल रीट लिस्टेड हुई है जस्ट फ्यू डेज बैक, मैं चीफ गेस्ट था ऑन जूम फ्रॉम इस्लामाबाद, 100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट $30 बिलियन। नाउ दिस इज टू बी लुक्ड इनटू कि ये हमारा नेट स्टॉक मार्केट, तो वो स्टॉक मार्केट which became 5th in the world and best in South Asia. ये after we merged all the 3 stock exchanges में foreign investment आ गई, और उसके बाद इसने परफॉर्म शुरू किया और ये वहां पहुंच गई कि जहां ये इमर्जिंग मार्केट में भी शामिल हो गई, और ये 7 दुनिया की 5वीं बेहतरीन और साउथ एशिया की बेस्ट ये डिक्लेयर हुई। आपके सामने ये सारी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, आप खुद कंपेयर करें। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये मैं नहीं कोट कर रहा, ये स्टॉक एक्सचेंज के जो उस वक्त उनके ऑफिस बेयरर्स थे, चेयरमैन थी, उनके प्रेसिडेंट थे, ये वो कोट कर रहे थे फिगर्स कि जी $100 बिलियन से द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट $30 बिलियन। तो इट्स ए ह्यूज erosion। आगे चले बेटा। ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, चूंकि उन्होंने कहा कि जी हमने 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किया, मैंने आपको डिटेल दे दी है, 3.2 हुई हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो ऑफिशियल नंबर्स जो रिलीज होते हैं, हमारा पहला साल 6 था, फिर 5.9%, फिर 5.8, इनका पहला साल 6.9, और जो लेटेस्ट नंबर अवेलेबल है ऑफिशियल वो 6.3 है। तो वो भी उनका क्लेम जो है वो अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त नहीं है। आगे चलो बेटा। ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसकी एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे टेन्योर में 5 साल में जब हमने शुरू किया था, ये करीबन पहले 14-15 महीने में ये 8.6% के करीब पहुंची थी, और ये लोएस्ट जो है हमारे सेकंड लास्ट ईयर में 2.9%। तो हम एवरेज ले लेते हैं, हमारी एवरेज इन्फ्लेशन 5.1%, और हमारी जो फूड इन्फ्लेशन थी, हमारी एवरेज वो आपको लेफ्ट पे है 4.5%। इनकी एवरेज CPI was 9.7%, और इनकी एवरेज फूड इन्फ्लेशन इज 11%। सो देर ऑल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, यू कैन चेक, कंफर्म। और हमारे ज़माने में ये जो फूड थी वो 2.1 पे मिनिमम पे चली गई थी। अगर आपको याद हो, जो हमारा 2017 का आई वुड कॉल प्रॉब्ली बेस्ट ईयर था, जबकि मियाँ साहब चंद दिनों के बाद फिर डिस्क्वालीफाई हुए, वो जो पॉइंट था, वी हैड द लोएस्ट इन्फ्लेशन करीबन 4.6, वी हैड लोएस्ट फूड इन्फ्लेशन 2.1, we had lowest policy rate 5.5, we had lowest export refinance of Pakistan की हिस्ट्री में 40 साल में 3%, long trade term facility 3%। I mean you best stock market in the South Asia, most stable currency in South Asia। I mean yeah, all these things are music to the ears of the western world। वो मैं आपको कुछ चीजें याद कराऊंगा कि वो क्या कहती थी दुनिया उस वक्त, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, that's where we have reached। आगे चलें जी। ये ग्लोबल करेंसी चूंकि इस वक्त बहुत अंडर डिस्कशन है कि जी इस हुकूमत में आके वो रुका नहीं बल्कि ये स्लाइड करता जा रहा है, उसमें कुछ हकीकत जो है आपको बयान करनी जरूरी है कि इस जो करंट पीरियड है अप्रैल टू एंड दिसंबर, इसमें जो
स्ट्रेंथ हुई है डॉलर की, जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज की है, जो डिमांड डॉलर में दुनिया में बढ़ी है, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ नॉन करेंसीज हैं, टर्की ने 34.6% डिप्रिशिएट हुई है उसकी करेंसी, यूरो खुद 11.1 है, यूके के स्टर्लिंग 28.6%, चाइनीज 11.1%, बांग्लादेश 13.2 एंड पाकिस्तान 31.3. सो दे आर हार्ड फैक्ट्स. लेकिन इसमें स्पेकुलेशन भी है, इसमें हवाला भी है, इसमें हुंडी भी है, इसमें पाकिस्तान की हार्ड अर्न फॉरेन एक्सचेंज जो है वो नेबरिंग कंट्री में स्मगलिंग भी है, जहां वीट स्मगल हो रही है, जहां फर्टिलाइजर स्मगल हो रहा है, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं विद अवर वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज. वो अनफॉर्चुनेट है, बट द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ऑलरेडी आर ऑपरेटिव. कस्टम्स, FIA, बैक बाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, काफ़ी ऑपरेशन हो रहे हैं. ये कंटिन्यू रहेंगे जब तक ये स्मगलर्स का जो है माफिया, इसका हम नेटवर्क नहीं तोड़ेंगे. जी आगे चले. ये टैक्स रेवेन्यू और इंपोर्ट परफॉर्मेंस की एक कंपैरिजन है. एज FBR रेवेन्यू जो है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, तो ये 9 पे टेक ओवर किया, 9.8 पे छोड़ा. इन्होंने पहले साल 8.7 पे लेके 1.1% कमी करके फिर आगे जाते जाते 9.2 पे छोड़ा. ये नंबर जो है भी आपके सामने है. इसी तरह परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स टू GDP 17% हमारा था, हमने जो आखिरी छोड़ा 15.6 पे था. इन्होंने जो अपनी इंपोर्ट्स का नंबर छोड़ा 18.8% ऑफ GDP पे छोड़ा. तो डिस्पाइट ऑल द क्लेम्स, फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन कंपेयर. आगे चले बेटा. ये हमारा ट्विन डेफिसिट, एज ए सेड के पाकिस्तान हैज दिस सीरियस क्रॉनिक प्रॉब्लम, वी हैव टू ओवरकम दिस. अल्लाह करे हम जल्दी इस भंवर से निकले. दिस इज 75 years हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन. तो हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑफ परसेंटेज टू GDP एवरेज PMLN टेन्योर में 5.2 और इनके टेन्योर में 7.2. ट्रेड बैलेंस एवरेज $billion में हमारा 22 बिलियन और इनका 29 बिलियन. ये आपको जो नंबर्स मैं दे रहा हूं, अगेन दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड, दे कैन बी चेक्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट बैंक से, दे आर ऑल ऑफिशियल नंबर्स. सो वी आर जस्ट रिप्रोड्यूसिंग कि जो फिस्कल डेफिसिट हमारा एवरेज 5.2 है, इसमें इनका जो है वो जैसे मैं इसके 7.2 की एवरेज बनती है. इसी तरह जो हमारा 31% जो ट्रेड डेफिसिट डिटेरियोरेट हो रहा था, वो PTI के 31 डिटेरियोर हमारा जो है वो 29 बिलियन, यानी इंप्रूवमेंट जो हमारी हुई है वो करीबन ऑलमोस्ट 31% इंप्रूवमेंट है फ्रॉम 29 टू द करंट फिगर. द ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव्ड, वी हैव गिवन द नंबर्स from $17.4 billion to $12.8 billion during the first 5 months of the current fiscal year. मैंने अर्ज किया 5 महीने के ऑफिशियल नंबर्स अवेलेबल है. I don't want to just even guess or estimate the 6th number unless that is official. तो नंबर जुलाई टू नवंबर. करंट अकाउंट डेफिसिट इम्प्रूव 57%, ये 7.3 से ये 3.1 बिलियन पे इन द फर्स्ट 5 months. जी बेटा नेक्स्ट. ये हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस है. वी ऑल नो के थिंग्स आर नॉट गुड, और इसमें मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं फ्लड्स के बाद, वो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स, वो डिक्लाइन. कॉटन 24.6%, राइस 40%, शुगर केन 7.9%, मेज 3%. अगेन दीज नंबर्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज. डिस्पाइट ग्लोबल मेल्टडाउन एंड इंटरनल डेवास्टेटिंग फ्लड्स, value added sectors are showing positive and satisfactory growth. वो आपके लिए सामने थोड़े से रखे हैं कि कौन से एरियाज बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इसके इन प्रॉब्लम्स के बावजूद. वेयरिंग अपैरल इज 51.98%. ये एज ए ग्रोथ एज ए परसेंटेज जुलाई टू अक्टूबर. ये नंबर अभी सिर्फ 4 महीने के अवेलेबल हैं ऑफिशियल. मैं ऑफिशियल नंबर सिर्फ कोट कर. लेदर 6.96, केमिकल 0.96, आयरन स्टील 1.26, फर्नीचर 121.54 एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग 60.74. ये गवर्नमेंट का जो अभी इनिशिएटिव्स हैं कि हम जंप दे, किक स्टार्ट करें एग्रीकल्चर को, तो आपने देखा कि एक बड़ा हैवी किस्म का किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर चुके हैं. और इसी तरह का हमने अपने टेन्योर में 2015-16 फिस्कल ईयर में, आपको याद होगा, 351 बिलियन का एक पैकेज दिया था. उससे काफ़ी एग्रीकल्चर में उस पर इम्प्रूवमेंट आई थी. इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज भी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मेजर्स भी हम ले रहे हैं ताकि हम इन सेक्टर्स को रिवाइव करें और इसको आगे लेके चले. जी बेटा आगे.
पॉलिसी रेट में आपको जनरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा पहला साल 10 था, हमको लाते लाते टिल 20 फिस्कल ईयर 2017 5.75 पे ये था, और फिर ये जो 20 से 18 का साल ख़त्म हुआ हमारा वो 6.5 पे। तो देयर बाय मीनिंग कि हमने जो पॉलिसी रेट है उस पे हमने कोशिश की कि डिक्लाइन, क्योंकि ये इससे सारा लिंक आपका जितनी बैंक बोरिंग आपकी है, सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट खुद बोरोर है। वी आर द लार्जेस्ट बोरोर, यू नो, इफ यू कंपेयर द नंबर्स, तो सबसे ज्यादा हिट तो गवर्नमेंट के अपने बजट पे पड़ती। वो मुल्क जो 1750 बिलियन 2018 में डेट सर्विसिंग कर रहा था, वो आज करीबन 5000 अरब के करीब पहुंच चुका है। तो वो सबसे हिट तो ज्यादा हमें पड़ी है। अब ये जो नंबर है ये 6.5 से पहले ये 12.2 पे गए, फिर कर्टसी कोविड ये 7 पे आए, सारी दुनिया ने कटेल किया रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, और उसके बाद जो ही कोविड ओवर हुआ तो इन्होंने 13.75 पे छोड़ा, जो कि अभी 16% पे पहुंच चुका है। अच्छा, इसमें जो नंबर आप जब कंपेयर करेंगे तो हमने जो अपनी यानी इंक्रीज हमारे ज़माने में जो हुई उसको भी आप कंपेयर कर लें। ये जो 8 महीने है ये 2.25% की है। 13.75 पे इन्होंने छोड़ा था, 16% है। इनकी भी कंपेयर कर ले, ये 6.5 टेकअप करके 13.7 पे करीब 7% की इनकी इंक्रीज है। सो दीज आर दी कंपैरिजन आपके सामने है। और फिर पॉलिसी रेट से जो इंडस्ट्री में मुश्किलात है, जो ट्रेड में मुश्किलात है, जो बिजनेस मैन जो रो रहे हैं, वो इसी वजह से है कि इसके ऊपर फिर 2-3% होता है। लेकिन हमारी जो है ऑब्वियसली यू कांट जस्ट लाइक टर्की, उनकी इन्फ्लेशन को 60% के करीब है, लेकिन उन्होंने 9% कर दिया है, बिकॉज दे आर नॉट यू नो होस्टेज विद एनी लेंडर, एक्सटर्नल लेंडर या बायोलैटरल या मल्टीलैटरल कोई उनके ऊपर कंडीशन नहीं है। हमारी ये है कि जी हमने इन्फ्लेशन के साथ चलना है। ये अलग बात है कि हमारी इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा कंपोनेंट इंपोर्टेड है, बिकॉज हम 28 बिलियन को तो हम पेट्रोल और ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो सारे का सारा आपके। और दूसरी तरफ हमें डबल जेपटी, हमारा रुपया जो है वो साथ साथ वो डिवैल्यू जिस तरह हो गया कि 104 में मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा, फिर शायद खाकान साहब ने 114 पे छोड़ा, और आज वो आपके सामने के किधर इन्होंने 189 पे छोड़ा, और फिर आज जो खड़ा है ये। तो ये इसका पॉलिसी रेट का इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लेकिन हमारी कोशिश है कि ओवरऑल इस विशेष सर्कल को तोड़ें, क्योंकि पहले 6 महीने तो पूरी एफर्ट ये थी कि हम किसी तरीके से प्रोग्राम वापस करें, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो हम आगे चल के उसकी बात करेंगे कि क्या हुआ। सोशल सेफ्टी नेट्स का अगली बेटा, ये ऑब्वियसली जो आपके गरीब तरीन बहन भाई हैं, और उनको मैं समझता हूँ हम सबका फर्ज है कि उनको लुक आफ्टर करें। ये प्रोग्राम PMLN के ब्याह पे मैंने 2008 में उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में फ्लोट किया था, नेशनल इनकम सपोर्ट फंड, और 34 बिलियन ब्लूप्रिंट बजट में भी रखा था, जो 13 मई 2008 को मैंने हैंड ओवर किया, जो कि बाद में नवीद कमर साहब ने अनाउंस किया। वो जो है बढ़ते बढ़ते हम उसको अपने टेन्योर में वी ब्रॉट इट टू अबाउट 124 बिलियन। 20 बिलियन जो बैतुल माल और स्पेशल PM के प्रोग्राम थे उसके ऊपर था, तो एक्चुअली 144 बिलियन था। अभी उसको इन्होंने कंसोलिडेट करके दे हैव ब्रॉट बैतुल माल के अंदर सब कुछ 364 बिलियन। तो इसमें हम इस गवर्नमेंट ने अभी जो 22-23 में जो इंक्रीज की है वो 240 से उठा के 364 बिलियन पे लेके गए हैं। इस पे उन्होंने नंबर ऑफ फैमिलीज को भी बढ़ाया है, इसमें उन्होंने स्टाइपेंड को भी बढ़ाया है, इसमें उन्होंने बलूचिस्तान को स्पेशल फोकस दे के उनको बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया है। और ये जो करीबन जो गवर्नमेंट ने फ्लड रिलीफ जो है कैश जो प्रोवाइड किया थ्रू ट्रांसपेरेंट सिस्टम यूजिंग द बेस्ट डाटा, वो 70 बिलियन अलोन थी। कोई 19 बिलियन के करीब NDMA के जरिए जो रिलीफ गुड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये आप सोशल सेफ्टी नेट्स के हवाले से दीज आर दी नंबर्स विच द गवर्नमेंट हैज़ डन। एंड गवर्नमेंट मेरे नज़दीक 1 साल में बहुत बड़ा जंप दिया है इस, और अल्लाह इसकी जज़ा भी देंगे, 48% हायर दैन प्रीवियस ईयर व्हेन PTI लेफ्ट। जी आगे चलें। ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन है जी, कि आखिरी क्वार्टर में PTI की हुकूमत ने करीबन 6.4 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व्स को डिप्लीट किया। और इस गवर्नमेंट ने चौथे क्वार्टर में PDM की गवर्नमेंट ने 1.8 बिलियन उसमें कमी की है, ये मैं इसको मान रहा हूं। लेकिन आप ये माइंड में जरूर रखें
कि जो भी आपके फॉरेक्स रिजर्व आपके पास मौजूद है, आप वेब्स पे चले जाएं, हमारे रिजर्व आर प्योर. What we left in 2018, there was no Saudi deposit of 3 billion, there was no UAE deposit of 2 billion, there was no other similar items. So जो कि फिर स्टेट बैंक में पार्क हुई और हमारे डेट का भी हिस्सा नहीं है. I'm sure आप में बहुत लोग इसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, you know the numbers. So ये हमारी एक पोजीशन है. हमें ऑब्वियसली इसको अभी बहुत इम्प्रूव कर रहा है. वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग और इंशाल्लाह आने वाले महीनों में यू विल सी के दिस फिस्कल ईयर विल क्लोज एट ए वेरी अच्छे नंबर के ऊपर, विच इज यू नो रिस्पेक्टेबल नंबर. आगे चलें जी. ये हमारी डेट और लाइबिलिटी, पब्लिक डेट एंड पब्लिक डेट लाइबिलिटीज. बहुत शौक था इमरान खान साहब को हर जलसे में, हर मुल्क में जाके पाकिस्तान को बदनाम करने का कि पाकिस्तान जो है वो डेट ट्रैप में है, पाकिस्तान जो है वो करप्शन की जद में है. तो साथ ये कहा जाता था कि पाकिस्तान इन्वेस्ट करें. मेरा ख्याल है कि आप देखें सऊदी अरेबिया की इनकी विजिट हो, इनकी यूएई की हो, इनकी अपना अमेरिका की हो, इनकी दूसरे ममालिक की हो, ये इनका एक रिटोरिक था. और साथ कौम के साथ वादा करके आए थे कि मुझे आप इलेक्ट करें, मैं आमदनी को तो डबल बढ़ाऊंगा, 4,000 से 8,000 अरब एक साल में लेके जाऊंगा. ये तो 5 साल में इन्होंने क्या किया, और 10,000 अरब कर्जों में कमी करूं. दिस वाज द प्लेज टू द नेशन एंड टू द वोटर्स. उसके नंबर्स आपके सामने हैं. हमने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक काबीना अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. अपना उसकी मेच्योरिटी डेट में किधर है वो सारे क्लेम्स भरे हुए अखबार, भरे हुआ मीडिया, भरे हुए टॉक शोज. वी पेड इट ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी शुड हैव पेड ऑन टाइम. आई थिंक एज अ सॉवरन, a dignified country, it is a duty to make sure कि हमारी अपनी जो पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम है उसको हम प्रोटेक्ट करें, इवन एट एनी कॉस्ट. तो मैं समझता हूँ कि अब तक हमने मैनेज की हैं चीज़ें और इंशाअल्लाह आगे भी मैनेज होंगी. देयर इज नथिंग टू वरी. PML allies have lost political capital. मैं बता चुका आपको कि बहुत हैवी प्राइस पे की है. बहुत लोग कहते हैं कि आपको क्या जरूरत है हुकूमत लेने की, चंद हफ्ते और होते इसने अपने बोझ से गिर जाता. ये बात सही है. लंदन में मैं था, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लाइनें लगी हुई थी PTI के लोगों की, सीनियर लोगों की. हमें टिकट दे, हमें बताएं कि अगला इलेक्शन हम आपके साथ लड़ना चाहते. उस वक्त ये हालत थी. ये हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया. लेकिन क्यों लिया? इट इज लाइक देयर वाज अ कंपैरिजन कि आपने रियासत को बचाना या सियासत को बचाना. सो मियां नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड जो PDM के लीडर्स हैं, उन्होंने फैसला किया कि कोई बात नहीं, सियासी नुकसान हम बर्दाश्त कर लें, रियासत को बचा लें, इसको हम डिफॉल्ट से बचा लें, इसको श्रीलंका बनने से बचा लें. अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया. मैं समझता हूँ कि उसी के डिविडेंड अल्लाह ताला जरूर देंगे, इनाम देंगे, और ये इनका पॉलिटिकल कैपिटल भी बड़ी जल्दी इंशाल्लाह रिकवर होगा और रिस्टोर होगा. हो रहा है इंशाल्लाह. नीड टू बी इट. मैं आखिरी पॉइंट है इस पे कि जो कंसोलिडेशन ऑफ इकोनॉमी है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन है, ये हमारा प्रायर एजेंडा है कि हम किसी तरीके से, बट देयर नो शॉर्टकट्स. यानी कोई ऐसा नहीं है कि मैजिक वैंड करे तो एकदम से महंगाई भी चली जाए, इंटरेस्ट रेट भी 5% पे आ जाए. वी हैव टू इंप्रूव. एंड लेट मी रिमाइंड यू 2013-14 पाकिस्तान किधर था? 2013 में इलेक्शन जीता था. इलेक्शन लड़ने से पहले द प्रेडिक्शन वाज कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती. और हम डिक्लेयर क्या हुए थे? मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री 2013 जनवरी फरवरी, और प्रेडिक्शन 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट. ये था सब. क्यों? कि एक पैसा नया नहीं आ रहा था. Since you were macroeconomic unstable country declared, no IBRD, IFC, World Bank, Asian Development Bank, IMF, nobody will give you a penny. तो जब पता नहीं आना, लाइबिलिटीज नोन होती है, तो यू कैन कैलकुलेट के किस वक्त ये डिफॉल्ट करेगा. उन्होंने कहा था 6 से 7 महीने. लेट मी टेल यू टुडे, वी स्टार्टेड ऑफ विद स्टेट बैंक 6 बिलियन, 5 बिलियन विद कमर्शियल बैंक. वी रीच्ड विद इन 6 months, 6.5 months at 2.6 billion with स्टेट बैंक. और वो इस वजह से कि हमें पहले दिन पता था कि 6 बिलियन के साथ 4.6 बिलियन की पेमेंट्स करनी है, लाइबिलिटीज पे करनी है. सो वंस वी चेंज आवर कोर्स, वी एंगेज विद इन 1 month IMF. वी गेव वेरी रीजनेबल बजट जिससे वो हमारी डायरेक्शन ठीक हो. और आप देखिए कि पहले साल के बाद हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई. हम बॉन्ड बेचने गए, उसके बाद तो 500 बिलियन ऑफर किया, हमें 7 बिलियन ऑफर हुआ, 14 times. वन ऑफ द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड सॉवरेन पेपर. आज क्या? आज अब जा नहीं सकते उधर.
तो ये हमारी अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, मेरी तो बड़ी फेथ है और ईमान है कि इंशाल्लाह वील लाइक वी केम आउट विद इन अ ईयर लास्ट टाइम, इंशाल्लाह विल कम आउट ऑफ दिस सिनेरियो वेरी सून। जी आगे चले। ये आपको पता है कि आई एम श्योर बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, तीनों जो रेटिंग्स हैं एजेंसीज, उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है। क्या ये सिर्फ इस हुकूमत की वजह से किया? वो तो कई 6-6 महीने काम करते हैं। एंड दिस इज a consequence of what Imran Khan साहब has delivered to this country in 42 months and his economic team. IMF की रिपोर्ट क्या कहती है? मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं वर्डिंग। सितंबर 22 में जब IMF ने 7th-8th रिव्यू किया, उसने रिपोर्ट में क्या लिखा? A difficult external environment combined with the pro-cyclical domestic policies fueled domestic demand to unsustainable level. The resultant economic overheating led to large fiscal and external deficits in fiscal year 2022. हम ये 30 जून 2022 की बात कर रहे हैं। और contributed to rising inflation and eroded, फॉरेक्स का लफ्ज मैंने ऐड किया ब्रैकेट में, eroded reserve buffers. मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए वर्ड ऐड किया, बाकी मैं सारा कोट कर रहा हूं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है आफ्टर 7th-8th रिव्यू ऑफ द IMF। जी आगे चलें। किधर था पाकिस्तान 2013-18 में? As I said, most difficult, declared macroeconomic unstable country early 2013. Moody's ने क्या कहा? पाकिस्तान आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल। स्टैंडर्ड पुअर क्या कह रही थी उस वक्त? पाकिस्तान आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव स्टेबल टू पॉजिटिव। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसने बिजनेस बंद किया होता, रिज्यूम्ड फाइनेंसिंग फॉर पाकिस्तान आफ्टर इंप्रूवमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अकॉर्डिंग टू नेल्सन रिपोर्ट, पाकिस्तान हैड द हाईएस्ट बिजनेस कॉन्फिडेंस सिंस 2008। ये 2014 में बात हो रही है। फोर्ब्स क्या कह रहा था? पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड इन इट्स रिपोर्ट ए ग्लोबल टर्न अराउंड स्टोरी। Pakistan economic turnaround was acknowledged in research report published by Morgan Stanley on 30th June 2015 titled Rise a Matter of Time. और जेटो ने क्या किया कि सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ग्लोबल अदारे कह रहे। आगे चलें। दिस इज वेयर आई विल कंक्लूड। आई वुड से कि हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए एज ए नेशन। ये मुल्क 2016 में एज ए कॉन्सिक्वेंस 13-14-15 की एफर्ट्स, 2016 में ये 24वीं इकोनॉमी रिकॉग्नाइज हो गया। और प्रोजेक्शन क्या हुई? वी विल बी पार्ट ऑफ G20, द प्रीमियर क्लब ऑफ द वर्ल्ड। वी विल बी पार्ट ऑफ G20 बाय 2030। हमें चाहिए तो ये था एज ए नेशन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर दे शुड होल्ड हैंड करके इस टाइमलाइन को रिड्यूस करते, 2030 को लाते 2026 पे, 2027 पे। इट वाज डूएबल। द स्पीड विच पाकिस्तान वाज इंप्रूविंग इज डूएबल। जो तबाही की है पिछले 4 साल में, जो बेड़ा गर्क की है इस मुल्क का, वो वेयर वी आर रेटेड नाउ 2021 में वी आर प्रोजेक्टेड एज 41st इकोनॉमी। एक्चुअल है ये, प्रोजेक्शन नहीं है। एंड वी आर डिक्लेयर्ड 47th इकोनॉमी फ्रॉम 24th, almost half the damage. You are from 24th you are going 47th in 2022. मैं समझता हूं कि दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट शुड बी लुक्ड इनटू। खान साहब हर वक्त ये कहते हैं कि मैंने यहां छोड़ा और ये यहां ले आए हैं। ये क्यों नहीं कहते कि मैंने लिया क्या था? द रियल क्वेश्चन शुड बी, ही शुड एक्सप्लेन टू द नेशन कि मुझे ये मिला था, मैं इसको यहां लेके गया। मैंने अभी आपको वो सब दिखाया। हमें क्या मिला? हमने कहां स्टार्ट किया, हमने कहां छोड़ा, और अब ये कहां है? ये सिर्फ शुरू होता है कि मैंने कहां छोड़ा और अब किधर है। नो, दिस इज रॉन्ग। You tell first, give the account to the nation कि आपको मिला क्या था, आपने कितनी तबाही की है। और पाकिस्तान को 24वीं दुनिया की इकोनॉमी जो 2016 में तो ला के 47 पे खड़ा करके अब पाकिस्तान को छोड़ के गए हैं। इज द बिगेस्ट क्रिमिनल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एनी गवर्नमेंट वुड डन। Yahya Khan was known as the worst governance government. This is even worse than Yahya Khan government. So with these words I think I have taken a lot of time. Any questions? Mariam बेटा आप जरा करें जरा। डॉक्टर साहब, ये जो कल व्हाइट पेपर किया है उसमें उनका क्लेम ये था कि हमने जो फिगर्स दिए हैं, जो डाटा दिया है, वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स से लिया गया है। आरएनडी बताना पसंद करेंगे कि ये जो उन्होंने फिगर्स दिए हैं, जो उनका डाटा था, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? और उनका एक और दूसरा जो क्लेम था
कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बच सकता, जबकि आपका क्लेम ये है कि पाकिस्तान को आप डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। आपके पास वो कौन सा नुस्खा है, कीमिया है, जिसकी बदौलत, जिसकी बुनियाद पर आप ये दावा करते हैं कि आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे? शुक्रिया जी। साले जाफर साहब, बात ये है कि एक तो ये है कि नंबर जो हैं वो मेरे नहीं हैं, उनको कहें कि सबूत दें कि आपने नंबर्स कहाँ से लिए। मुझे मेरे जितने नंबर्स हैं मैं आपको पेश कर देता हूँ। आप बाय द वे, जिन साथियों को हमने इसकी हार्ड कॉपीज तो नहीं बनाई इकोनॉमी ड्राइव में, हम इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी थ्रू व्हाट्सएप जिसको चाहिए वो डीजी मीडिया से रब्ता करें, उनको वो व्हाट्सएप पे ये सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे जो आपने देखी है, भेज दिया जी। तो आपका एक ग्रुप भी है, उसमें आपको शेयर कर लिए। जो आप ये नंबर्स साले जाफर साहब, यू विल डू ए सर्विस टू दिस कंट्री। जो उनके नंबर्स है हमारे नंबर्स आप ऑडिट करें और गवर्नमेंट के खुद देखें। आप एक मुश्किल नहीं है, ये आपके पास बैठे हुए हैं, राणा साहब हैं, कई साथी हैं यहाँ, आप एक दिन आधा दिन लगा के निकाल लें। कोई नंबर मैंने ऐसा नहीं लिया जो कंट्रोवर्सी का सबब बने, मैंने सारे नंबर ऑफिशियल लिए हैं। दूसरा, जो आपने डेट डिफॉल्ट की बात की है, देखिए राणा साहब, अल्लाह के फल से इट्स ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, और हमने अभी तक एक भी, लेट मी टेल यू, 2-3 हफ्ते पहले एक हफ्ता ऐसा था, पाकिस्तान मेड प्रॉब्ली द बिगेस्ट ग्लोबल रीपेमेंट एक्सटर्नल अकाउंट में इन 1 वीक। आपको पता है 2.25 बिलियन। तो मेरा मतलब कि पाकिस्तान है, इंशाल्लाह आगे फिर ठीक होगा। लेकिन अगर खुद ही आप अपने मुल्क को बदनाम करेंगे, अच्छा इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, कॉमन बंदा जिसको नहीं पता इकोनॉमिक्स, आप तो सब माशाल्लाह समझते हैं, वो जेन्युइनली फील करने शुरू, पता नहीं क्या होने लगा है। आम लोग जो है वो डॉलर खरीद रहे हैं, वो सोना खरीद रहे हैं, वो कहते हैं क्या होगा, लोग पूछते हैं एक दूसरे के साथ। ना, दिस इज नॉट ए सर्विस टू द कंट्री। इसका जो क्रॉस बॉर्डर इफेक्ट हुआ है कि जो ग्लोबल अदारे, उनको तो नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, दे हैव स्टार्टेड ऑल्सो रेजिंग क्वेरीज। तो ये हमारा अपना कसूर है। और अगर ये मुल्क अल्लाह के फल से 414 मिलियन के साथ डिफॉल्ट नहीं किया था पोस्ट डेटोनेशन, द फर्स्ट सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू टीच अस अ लेसन, व्हाई डिड वी गो न्यूक्लियर, तो अल्लाह के फल से अब तो बहुत कंफर्टेबल हैं हम, और हमारी प्रोजेक्शंस हैं। वी विल, एज ए सेड, वी विल डिलीवर यू इंशाल्लाह 30th of June मच बेटर फॉरेक्स पोजीशन विच इवन यू कैन थिंक ऑफ। We are working on that. It will be a combination of things, and we are doing the day and night work on that, inshallah. सर, जो वे फॉरवर्ड है इसके ऊपर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इकोनॉमी डिस्कस हुई है और पहले दिन एजेंडा ही वही था, लेकिन जो वहां से हैंड आउट ऑफिशियल आया है उसमें वो थोड़ा सा वो वेग है, वो लॉन्ग टर्म प्लान की तो बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, वो सारी बातें अपनी जगह पे। इमीडिएट जो एक सवाल आपने वहां पे रेज किया था कि जो अगर IMF में जाना तो आपको क्या करना है, उसका क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया, हमारे सामने रास्ता क्या। और सेकंडली जो आप फरमा रहे हैं 30 जून 2023, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, आप कह रहे हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड आपके रिजर्व्स होंगे। आपने भी अनप्रेसिडेंटेड उस सेंस में नहीं रहना सर, आई मीन एज इन कंपैरिजन प्लीज लेट्स बी क्लियर। आपने भी 2 दफा बात की, चाइना से आपकी मुसलसल बात हो रही है, सऊदी अरब से हो रही है। सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को थोड़ी सी वेग थी, वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थी कि हमने पहले भी मदद की करेंगे। कोई अभी तक हमारे पास चीन और सऊदी अरेबिया से कंक्रीट कमिटमेंट्स हैं कि जब हम कहें, बिकॉज आपको भी पता है कि 2 दिन बाद फिर एक पेमेंट आ रही है, फिर अगले महीने आ रही है, तो डू यू हैव कंक्रीट कमिटमेंट जहां पे हम कहें नो वी आर कंफर्टेबल? देखिए, जाहिर है कि जो मैंने आपको बताया वो जिम्मेदारी से बताया कि अगर हम चाइना और सऊदीया गए थे, और इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाअल्लाह। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निज़ाम ऐसा है कि आप एक दफ़ा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो आपको नए सिरे से वही फैसिलिटी देते हैं। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, देखिए ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। मुझे कोई यहाँ से शख्सियत बैठी जो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इल्म वाले हैं, बता दें कि कौन सा मुल्क है अमेरिका समेत और यूरोप समेत जो अपना एक्सटर्नल डेट इन रियल टर्म्स रिड्यूस करता है इन एनी फिजिकल ईयर अपने में। ये जो शुरू होता है वो उससे ज्यादा ही होता है जब क्लोज करते हैं अपना साल। नंबर 1, हाउ, क्या उनकी लाइबिलिटीज ड्यू नहीं होती? दे डोंट मेक फस एंड द नेगेटिव कैंपेन व्हाट एवर आवर पॉलिटिशियन डू। Number 2, they borrow new money to pay old, or they get rollover or renew the facility. We will also following the same principle. We have always been following.
ये कोई इस साल का जो मैक्सिमम प्रोजेक्टेड था, आई एम श्योर आप बहुत दोस्तों को पता है, दैट वाज 20-21 बिलियन की एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी और करीबन 10 बिलियन प्रोजेक्ट अब तो कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो ये को इतना उसको हवा बना के दिखाया जा रहा था कि जी 31-32 बिलियन कैसे अरेंज होगा। भाई हमने 2016-17 में अल्लाह के फल से 35 बिलियन रेज किया था। आप नंबर अपने चेक कर लें एक्सटर्नल रिसोर्सेज। लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस था, उस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स वर वेरी गुड। पाकिस्तान में कोई कम से कम ये नहीं कह रहा था कि जी ये डिफॉल्ट होने लगा, ये पाकिस्तान वाज डूइंग फाइन। और प्रोजेक्शन मैंने भी आपको दिखा दी है कि जी आ रहा था जी हम तो दुनिया की प्रीमियम क्लब में चंद सालों के बाद ज्वाइन कर लेंगे, हम अपना ऑलरेडी 24वीं इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं दुनिया की, 4 सिर्फ हमारी नॉचेस रह गई हैं दाखिल होने में। तो ये उस वक्त सेंटीमेंट्स और थे। इसी वजह से जब हम $500 मिलियन ऑफर करते थे तो हमें अनप्रेसिडेंटेड 14 टाइम, मुझे याद है कि मैं स्प्रिंग मीटिंग में वर्ल्ड बैंक आया, मैं रोड शो खत्म करके मुझे तकरीबन हर जो मिला उसने मुबारकबाद दी पाकिस्तान को कि जी आपने 14 टाइम्स योर इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब। हमने उसमें से सिर्फ मुझे याद है 202 बिलियन लिया था। वी वर ऑफर्ड 7 बिलियन अगेंस्ट आवर आस्किंग 500 मिलियन। तो बात यह जी कि जहाँ तक चाइना है वो रोल ओवर वो प्रोसेस हो रहा है। हमने जो 2.25 में 1.2 बिलियन आपको पता है जो हमने पे किया है, वो इंशाल्लाह once the facility is renewed and we will receive back, it will go straight our reserve. What we get from Saudi inshallah will go to beef up our reserves. और इसके अलावा भी हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन पे भी अपनी तवज्जो दे रहे हैं, हम अपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट पे भी तवज्जो दे रहे हैं ताकि, और हमने ब्लीडिंग जो हो रही है हमारी इकोनॉमी वो भी, बट दिस इज समथिंग कि आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। और एक जो नेगेटिव माहौल बना दिया है वो वेइंग ए लॉट ऑन दी ओवरऑल अचीवमेंट। टाइम की बात कर रहे हो तो जाएगा। तो जो आपने एनएससी में कहा, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, देयर वाज नो नथिंग टू वरी एंड दे वर आल्सो कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम सारे मिल के एज ए टीम पाकिस्तान को जिस भंवर में, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट द आउटकम ऑफ 8 months परफॉर्मेंस ऑफ पीडीएम, दिस इज द आउटकम ऑफ 42 months मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस, एंड नाउ आई कैन सेफली ऐड द ह्यूज करप्शन हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, ये भरा हुआ है। मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो उतना सेशन और लगेगा। आई थिंक वो हमारे दूसरे लोग हैं जो वो आपको तफसील देते रहते हैं। आई मीन यहाँ तो बिलियंस के तहाइफ लेके तो कौड़ियाँ जमा करवाई गई हैं जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये उसका सारा किया धरा है। देखिए जब आप व्हेन यू सो ए सीड, उसका जो आउटकम है वो हम भुगत रहे हैं। जो वो लैंड माइन्स बिछाने के अलावा जो तबाही कर गई इकोनॉमी, उसका आज हम भुगत रहे हैं जी। पूरा प्लान बताया, लेकिन इसमें आपने जो IMF का 9th रिव्यू है उसका क्या स्टेटस है और क्या पोजीशन है, वो कब तक उसमें है या उससे आप हटने जा रहे हैं? सेकंड ये है कि प्राइस की एक मॉनिटरिंग कमेटी एक आपकी होती थी और आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा इशू ना 2-3 चीज़ों पे है, एक वीट पे है, आटे पे, और एक प्याज पे, और कुछ बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन लास्ट 4 से 5 माह में मेरे ख्याल में एक भी मीटिंग नहीं हुई प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की, तो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग, तो उसकी वजह क्या है वो भी लोगों को बता दें। और आपने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की बात की, सर कब तक ये 400-450 पब्लिक एंटिटी अपनी पॉकेट में लेकर आप फिरेंगे? और इनका ट्रिलियंस ऑफ रुपीस आप हर साल देते हैं, कब इनसे जान छुड़ाने जा रहे हैं जी? एक एग्जेक्टिव अलाउंस का बता दें, आपके मिफ्ता साहब ने एक तफरीक सी पैदा कर दी थी, आज भी लोग हड़ताल करके खड़े हैं बाहर, उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। मैं अर्ज करता हूँ जी, आपने 3 in 1 सवाल कर लिए, तीनों के जवाब देता हूँ जी। एक तो यह है कि जी नेशनल जो प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी है वो इंशाल्लाह रेगुलरली मीटिंग मेरे भाई आसन इकबाल साहब वो करते भी हैं, लेकिन करेंगे भी। प्लानिंग में होती है वो फाइनेंस से निकल चुकी है पिछले टेन्योर में या इसी में, मुझे पता नहीं है, लेकिन इट्स नॉट जी, अच्छा वो इधर है प्लानिंग में, तो ये करेंगे इंशाल्लाह। बाय द वे दैट यूज्ड टू डू ए लॉट ऑफ प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग और उसका असर होता था। मुझे याद है कि पिंडी और इस्लामाबाद की कीमतों में फर्क होता था, हम ऐसे की जान निकाल देते। एंड वी यूज्ड टू हैव मंथली मीटिंग। मेरी रिक्वेस्ट है जी, तो बहुत माशाल्लाह कर रहे हैं और करेंगे। उसमें देखें जो सर बहुत बड़ा इशू है ना, वो ये है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान में प्राइसिंग में 52% ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अंडर पंजाब
वहाँ पे देर इज़ नो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर प्राइसेस। हमने पंजाब हुकूमत को वर्कआउट करके दिया कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में 40-40, 50-50% फ़र्क है, इसको आप कम कराएं, लेकिन देर इज़ नो इन्फोर्समेंट। हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त कोई इफेक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग नहीं है, और ये जितनी इस वक्त खाद की शिकायत आ रही है, लोगों को खाद नहीं मिल रही, आटे की दस्तयाबी की शिकायत है, ये डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं। तो दूसरा जो आपने प्राइवेटाइजेशन का फरमाया जी, वो उस पर आता हूँ, फिर मैं वो उस पर भी मैंने लिखा हुआ, मैंने जो प्राइवेटाइजेशन आप कह रहे हैं उस पर हम अपने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे LNG प्लांट्स हैं और हमारे कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को शेयर्स वगैरह हैं, तो इसके लिए हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स। इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा, इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा। IMF का जो 9th रिव्यू तो फ्रैंकली थिंग्स वर इन ऑर्डर, और ऑब्वियसली यू कांट डिक्टेट। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अक्टूबर में ही आ जाते वो लोग, और जब हम गए थे हमने कहा था एंड ऑफ अक्टूबर, उनके अपने थे अपने प्लान, और फिर वो नवंबर की बात हुई, फिर उन्होंने आगे दिसंबर आ गया, तो 9th रिव्यू में तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हिस्टोरिकली आप सबको पता है जब भी क्वार्टरली रिव्यू होता था, बाय द वे दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड, अदरवाइज इतना बड़ा पॉलिटिकल लॉस ना करते, IMF की कंडीशंस पूरी करते करते अपना जो इन्होंने किया PDM गवर्नमेंट ने। तो वी आर कमिटेड, वी आर द ओनली गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, डिक्टेटर भी बड़े बड़े आए, वो भी अपना प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके। द ओनली प्रोग्राम कंप्लीटेड इज मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टरशिप 2013-16, और आपको याद है दैट्स द ओनली वन एंड ओनली। I would do my best inshallah with my team that we complete the second program also. तो इस क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी हिस्ट्री आपकी बनती है, और लोग फिर आपसे आपकी क्रेडिबिलिटी में बिलीव करते हैं। तो इसलिए 9th रिव्यू के साथ नॉर्मली जो आते थे क्वार्टरली रिव्यू, तो उस करंट क्वार्टर को भी देखते थे, जनरली 4 से 6 हफ्ते में आ जाते थे। फिर करंट क्वार्टर भी जब वो पिछला थे हो गया फाइनलाइज, वो देख लिया। लेकिन अभी उन्होंने, एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जब हम क्रेडिबिलिटी अपनी एरोड करेंगे, लिख के कुछ करेंगे और जाते जाते हम वो नहीं देखते कौन गया, वो पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान ने जो रिटर्न कमिटमेंट किया है, ना सिर्फ उसको इंप्लीमेंट किया बल्कि रिवर्स कर दिया। ये नहीं देखेंगे PTI या PMLN। तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत धचका लगा है उन हरकत की वजह से। सो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें उन्होंने हमसे ना सिर्फ इस करंट क्वार्टर का मांगा जो अभी 31 दिसंबर, कुछ चीज़ें उन्होंने आगे की भी मांगी कि जी हम 2 अगले रिव्यूज भी बता दें, 11-12 भी हमने वो भी दे दी। फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी ये जो फ्लड्स की वजह से जो आपकी नीड्स है $16.3 बिलियन की, उसका बताएं कि उसको आपने कैसे पूरे करना है, कितने साल में। आपको पता है कि 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी टॉपिक के ऊपर, तो हमने वो भी उनको प्रोवाइड किया। तो उनका राइट है जी, लेंडर का राइट है। जैसे मैंने कहा कि हमने अपने मुल्क को तो खुद बदनाम किया ना, सुबह शाम हर टॉक शो, हर बयान। अभी मुझे जो शोशा एक दिया है मरियम बीबी ने, वो क्या अभी जो रिएक्शन आया है आपके और मेरे दोस्तों का PTI का, कि 60 नंबरों की हेर फेर से नहीं निकले। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं आईना दिखाए तो बुरा मान गए। भाई मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं, बी एम्पायर, सी देयर नंबर, सी अवर नंबर्स, वेरीफाई, फिनिश, गो टू वेबसाइट, हर चीज मिल जाएगी। तो जो मुल्क को तबाह करके गए हैं पिछले इतने महीनों में, एक दफा ये नहीं कहा कि हमें ये मिला था हमने ये छोड़ा। ये कहते हैं जी हमने ये छोड़ा तो इन्होंने इधर ले गए। ओ भाई पहले उसका तो हिसाब दो, ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे उनका बीज बोया तुमने और तवाई जो है वो अब ये हुकूमत हैंडल कर रही है। जो आपने अलाउंस का बात की सलामुल्लाह साहब, वो फाइनलाइज हो चुका है, समरी अप्रूव हो गई है। प्राइम मिनिस्टर से मेरी परसों रात बात हो गई थी, अब मेरे आज फाइल आ जाएगी, हम कल अनाउंस कर देंगे। वो जो आपने कहा ना सिलेक्टिव, वो नहीं है ठीक। मैं समझता हूँ कि वाकई उसमें हकीकत थी और इक्विटी जस्टिस डिमांडेड कि सबको मिलना चाहिए जो सेक्रेटरीट में है, जो फॉरेन ऑफिस में है। तो हमने जो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक इस फाइनल PM से एग्री हो चुका है, समरी हमारी जा चुकी है। अब आज ही आएगी तो आज कर देंगे। मैंने तो इनको भी कहा था कि अपने बंदों को आप बता दें कि अब कलम छोड़े दाल की जरूरत नहीं है। हम उसको 100% अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, सबको 100% इंशाल्लाह मिलेगा। और इंशाल्लाह एक सेकंड जी, सब इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड। तो ये है जी, उसका विद इन ए डे और 2 अनाउंस हो जाएगा। सर आपसे सर सवाल ये है कि आपकी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन इशू ये है सर
कि पाकिस्तान इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है, यानी आपके जो इनफ्लोज हैं वो सेकंड हाफ में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो सर ये बताएं कि वो किस हद तक जो है वो आपने अभी बताया, लेकिन कोई चूँकि आपने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक टाइम फ्रेम दिया था सर, वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है सर, तो अब कोई आप बताएंगे सर कि कब तक खासकर सऊदी अरब के और चाइना से, सऊदी अरब का खासकर कब तक आ जाएंगे? और दूसरा सर ये बताएं कि क्या IMF के साथ ये 9th और 10th रिव्यू को कंबाइन किया जा सकता है, चूँकि वो भी ड्यू हो चुका है? जी मेहताब साहब, एक तो जो बिल्कुल अब ये सही है जी, ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, हमारी गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है कि नंबर्स को पब्लिक किया जाए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम सेकंड हाफ में इनफ्लोज बहुत इम्प्रूव्ड, हमारा प्रोजेक्शन भी है, प्लान भी है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। जो आपका स्पेसिफिक सवाल था, मैं बिल्कुल मैं तवक्को कर रहा था कि हमें 15 दिन के अंदर, जिस दिन मैं प्रोग्राम हुआ था, विच मीन सम टाइम इन दिसंबर, वो पैसे मेरा ख्याल था कि आ जाने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर हुई है, लेकिन उसकी कोई ख़ास वजह नहीं। और भी ऑब्वियसली हम किसी को ये टाइम लाइन के साथ तो बाउंड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि उसी के नतीजे में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम मजीद, हमने कोऑपरेट किया, मजीद भी फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे। ये उनका इंटरव्यू उसी रेफरेंस से था। I personally feel कि इंशाअल्लाह in next within this month, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support, inshallah. 9th and 10th रिव्यू, आखिरी मेहताब हैदर साहब का 9th and 10th रिव्यू, मुझे अब ये लगता है कि इट हैज़ टू बी कंबाइंड, क्योंकि 31 दिसंबर गुजर गया है। अब अभी 9वां आगे करें, फिर जाएं, फिर आए, मेरा ख्याल है, बट ऑब्वियसली इट इज़ अप टू देम। आइडियली अगर 9th कर लें तो बहुत ही आसान है, वो तो हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर है। 10th अब मिलाएंगे तो ऑब्वियसली वी आर रेडी फॉर दैट, वट एवर इट इज। डॉक्टर साहब, आपने एक दो तीन चीज़ें कही हैं, जिनमें एक तो डॉलर का जो ओपन मार्केट में और बैंक रेट में जो डिफरेंस है, जब वो आप उसको ब्रिज करेंगे तो उस वक्त महंगाई का क्या होगा? क्योंकि इस वक्त 2020 रुपये का 15 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। आम आदमी का तो सवाल ये है, आम आदमी आपके उन नंबर्स पे जाएगा तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ आप इकोनॉमिकली कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी बड़ा बुरा होला। एहसन इकबाल साहब ने कहा है जी कि हम पंजाब की वजह से नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में भी आपकी कीमतें जो है एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो रही। जी देखें, आप महंगाई से तो कोई नहीं है जी, दो राय नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भी पास्को के ज़रिए करती है, फिर जो है हमारे सूबे भी करते हैं, दोनों करीबन पंजाब तो काफ़ी करता है प्रोक्योरमेंट, और फिर सिंध भी करता है। इसके साथ साथ जो सपोर्ट प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट हर सूबा करीबन होनी तो यूनिफॉर्म ही चाहिए वैसे, लेकिन वो भी सपोर्ट प्राइस भी होती है। तो ये महंगाई से तो बिल्कुल इत्तेफाक है कि बहुत ही पेनफुल है। और मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम कीमत ना बढ़ाएं। आपने देखा है कि कम वट में हमने 3 महीने में, अभी अगले 15 दिन डाले तो 3.5 महीने में एक दफ़ा भी कीमत जो है नहीं बढ़ी किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड लाइट डीजल ऑयल जो ट्यूबवेल के लिए मेनली इस्तेमाल होता है। और उसमें हमने कमी की है जो हम कर सकते हैं। 3 दफ़ा डिडक्शंस की गई हैं 3.5 महीने में, और उन 3 डिडक्शन को अगर कंबाइन किया जाए तो करीबन 19 रुपये पेट्रोल में, 20 रुपये डीजल में, और करीबन 29 रुपये केरोसिन ऑयल में, और 30 रुपये लाइट डीजल ऑयल में। ये हमारी रिडक्शन है, और एक दफ़ा भी इंक्रीज़ नहीं की गई। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसके लिए हमें काफ़ी हार्ड स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। लेट से कि अगर किसी चीज़ की वजह से कीमत 5 रुपये बढ़नी होती थी तो 20 रुपये बढ़ा देते, कुछ को पूछने वाली नहीं है। तो ये जो है ना जी, रेट जो है उसको इन्फोर्स हो रहा है जब से गवर्नमेंट आई है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चौधरी आसन इकबाल साहब ने आपको कहा है कि इंशाल्लाह ये नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी को बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार काबीना अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।